हेलो एंड वेलकम टू सिविल कोड आईएएस। दिस इज़ आवर प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज़ और हम ईयर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने 2023 का कंप्लीट कर लिया है, 2024 यानी 2024 का जो है हमने 10 तक कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में हम 11 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित विमानपत्तनों पर विचार कीजिए। विमानपत्तन मीन्स एयरपोर्ट्स, कि एयरपोर्ट्स पे बात कर रहा है। अब ये पूछ क्या रहा है कि हाल ही में उपरोक्त में से किनका निर्माण नवीन ग्रीनफील्ड परियोजना के रूप में किया गया है। तो ध्यान रखें, हम लोग हर वीडियो में हर क्वेश्चन पे बात करते हैं कि जैसे ही ये पढ़े उसके बाद यहाँ आकर के पढ़े कि पूछ क्या रहा है। तो ये पूछ रहा है कि नवीन ग्रीनफील्ड परियोजना, यानी नवीन मीन्स ग्रीनफील्ड परियोजना के रूप में किया गया है। तो ये होता क्या है ग्रीनफील्ड परियोजना। तो अब पहला है डोनी पोलो विमानपत्तन, फिर कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, फिर विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन। तो ये 2024 में करंट में था, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया कि विमानपत्तन। ऐसे हर साल एक न एक या तो पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे क्वेश्चन पूछता ही है, तो आप ध्यान रखें इन सभी चीज़ों का। इसमें अगर एलिमिनेशन प्रोसेस की बात करें तो इसमें क्या एलिमिनेशन प्रोसेस हो सकती है। तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर कुछ यूनिक अगर आपको नाम लगता है, ऐसा लगता है कि वो सुना हुआ नहीं है, जैसे प्रायः ये हम लोग सुने हुए हैं, ये भी सुने हुए हैं, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर अगर इस क्वेश्चन में अगर नहीं आ रहा हो इसका आंसर, फिर भी अगर ये करना हो तो क्या करें कि अगर कुछ यूनिक सुना हुआ नाम लग रहा हो तो देखिए कि क्या एग्जामिनर ऐसे क्यों दिया। अगर कोई और भी तो नाम दे सकता है, जैसे विजयवाड़ा हम लोग सुने हुए, कुशीनगर सुने हुए, कुछ और भी तो दे सकता है। तो इस तरीके से ये एनालिसिस किया जाता है कि हाँ, ये अगर यूनिक नाम है तो उस पर चांसेस ज़्यादा होती है सही होने की। बाकी इसकी एनालिसिस देखते हैं हम, फिर उसके बाद देखेंगे आंसर क्या है हमारा। अगर ग्रीनफील्ड परियोजना की बात करें, अब हम देखेंगे उसमें कि ग्रीनफील्ड परियोजना का क्या मतलब, यानी नवीन परियोजना, और फिर उसका देखेंगे ब्राउनफील्ड क्या होता है, ये सब। तो वह परियोजना होती है जो पूरी तरीके से नई होती है। अब जैसे मान लेते हैं कोई हाईवे बन रहा है, कोई कुछ भी बन रहा है, तो वो परियोजना पूरी तरीके से नई होगा, वो पुराने नहीं होगा। ठीक, ओल्ड ओल्ड को हम लोग ग्रीनफील्ड नहीं करेंगे, न्यू को कहेंगे ग्रीनफील्ड। ठीक, जो एकदम शुरुआत से बनाया जाता है, जो एकदम स्टार्टिंग से करके, जो इसका निर्माण एकदम स्टार्टिंग से किया गया हो, तो वो होती है क्या, ग्रीनफील्ड परियोजना। उसमें कोई भी हो सकता है, जैसे बुनियादी ढांचा हो सकता है, बट ध्यान रखें पहले से, जहाँ पहले से कोई निर्माण या सुविधा या बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं हो, एकदम नया बन रहा हो कोई प्रोजेक्ट, तो वह ब्राउनफील्ड परियोजना कहता है, इसीलिए उसे नवीन परियोजना भी कहा जाता है। ठीक, अब देखते हैं, अगर शब्द की उत्पत्ति देखें तो ग्रीनफील्ड का मतलब हरी भूमि, अर्थात अनुप्रयुक्त, यानी वह जमीन अभी तक कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं, किसी भी कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया हो, वहाँ नई परियोजना या नई शुरुआत हो रही हो। अब देखते हैं एक दूसरी होती है ब्राउनफील्ड परियोजना, यानी जहाँ पहले से मौजूदा अवसंरचना या औद्योगिक क्षेत्र हो, उसका बस विस्तार या पुनर्निर्माण या आधुनिकीकरण किया जाता है। कि मान लेते हैं ब्राउनफील्ड परियोजना क्या है, तो पहले से कोई एयरपोर्ट मौजूद हो और फिर हम उसका ही विस्तार करें, उसका रिनोवेशन करवा रहे, उसमें कुछ आधुनिकीकरण करें, तो वो क्या होगा, ब्राउनफील्ड परियोजना कहलाएगा। पर ग्रीनफील्ड क्या कहलाएगा, जहाँ कोई भी मौजूद नहीं, जो एकदम नए तरीके से बन रही हो, कोई ऐसा जमीन लिया गया जहाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है नए तरीके से, ग्रीनफील्ड परियोजना कहलाएगा। ठीक, अब अगर डिफरेंस देखें दोनों में, तो भूमि जो है वो ग्रीनफील्ड में नई और अनुपयुक्त भूमि होती है, ब्राउनफील्ड में पहले से विकसित भूमि होती है, वो पहले से उसका यूज किया गया होता है। निर्माण शून्य से शुरू होता है ग्रीनफील्ड में, और ब्राउनफील्ड में पुराने ढांचे का विस्तार या सुधार होता है। अगर लागत देखें तो ग्रीनफील्ड में ऑब्वियसली अधिक होगा, क्योंकि वो नया बन रहा है, इसमें कम होगा ब्राउनफील्ड में। जोखिम इसमें अधिक, क्योंकि अभी नया है, उसमें हर चीज़ नया नया लगेगा। कम, क्योंकि उसमें मौजूदा व्यवस्था है, तो उसमें रिस्क कम होता है। अब जैसे जेवर एयरपोर्ट, धोलेरा स्मार्ट सिटी, ये सब एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गए, वो ग्रीनफील्ड हो गया। दिल्ली एयरपोर्ट का विस्तार, पुराने रेल लाइन का अपग्रेड, ये क्या हो गया, तो हमारा ब्राउनफील्ड हो गया। समय जो है तो ऑब्वियसली ग्रीनफील्ड में लंबा लगेगा, क्योंकि वो नए से बन रहा है, और कम किस में लगता है, ब्राउनफील्ड में, क्योंकि उसमें तो सुधार हो रही है। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है एफडीआई पॉलिसी, कि भारत सरकार एफडीआई के लिए इसमें क्या रूल लागू करता है। तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में 100% स्वचालित मार्ग से है, ऑटोमेटिक रूट, ये एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में 100% स्वचालित मार्ग से है, कि बिना अनुमति के भी वो आकर के उसमें निवेश कर सकता है, ऑटोमेटिक रूट है वो। ठीक, ब्राउन फील्ड में क्या है कि 74% स्वचालित है, और जितना शेष 74% तक निवेश कर सकता है, शेष के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक, तो ये ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन फील्ड में जो 100% ऑटोमेटिक है, यानी स्वचालित है, सरकार की अनुमति लेने की नीड नहीं है। जबकि ब्राउन फील्ड में 74% तक वो ऑटोमेटिक है, जबकि शेष जो है, जो बच गया, वो सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक, अब जैसे ब्राउन फील्ड में क्या है, तो रक्षा, नागरिक उड्डयन, फार्मास्यूटिकल, इन सभी में अनुमति लेनी पड़ती है,
74% तक आप वो इन्वेस्ट कर सकते हो, अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, उसके अलावा इसमें अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक, तो हमने देखा कि ये नवीन यानी ग्रीनफील्ड परियोजना क्या होता है। बाकी अगर इसकी वो बात करें ऑप्शंस की, तो ये यूनिक कुछ नेम था और ये करंट में था, तो ये होगा। फिर कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन 2024 में जो है वो नया बनना स्टार्ट हुआ था। यहाँ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो उद्घाटन के लिए गए थे, तो ये न्यूज़ में था, इसीलिए 1 और 2। ठीक, ऐसे करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, इसमें एलिमिनेशन कम लगती है, थोड़ी फैक्चुअल ज़्यादा होती है वो। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, जल वाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमारा इसमें कीवर्ड क्या हो गया, पहला जल वाष्प हो गया। दूसरा देखते हैं, अब क्या कह रहा है, यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। ठीक, यह ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम होता है। अब कूट का प्रयोग करके उत्तर दीजिए आप। तो हम पहले जल वाष्प के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, सही है, फिर उसके बाद ऑप्शन आंसर पे हम देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जल वाष्प के बारे में। वायुमंडल में उपस्थित जल का गैसीय रूप, किसका, तो जल का गैसीय रूप जल वाष्प कहलाता है। एकमात्र परिवर्तनीय घटक होता है, वायुमंडल में पाया जाने वाला एकमात्र परिवर्तनीय घटक होता है। जो कैसे परिवर्तनीय क्यों होता है, तो तापमान, दाब, आर्द्रता, वर्षा और मौसम को सीधे प्रभावित होता है और उसके अनुसार चेंज होता है। गर्मी में, ठंड में, इन सभी के कारण वो चेंज होते रहता है, कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया, इस तरीके से। जल वाष्प का स्रोत देखें, जल वाष्प का स्रोत क्या होता है, तो वाष्पीकरण और विसर्जन से होता है, यानी इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन से होता है। ठीक, विसर्जन को हम लोग वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं, ध्यान रखें। अब देखते हैं क्या होता है इवेपोरेशन और वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो महासागर और सागर से ऑब्वियसली इवेपोरेशन होगा कि सूर्य की गर्मी से सतह पर जलवाष्प बनता है, तो इवेपोरेशन कहते हैं। झील, नदियाँ, मिट्टी से भी वाष्पीकरण होता है। वनस्पतियाँ, ये ध्यान रखें, जब भी कोई वनस्पति हो तो पौधों की पत्तियों से जल का उत्सर्जन होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, वहाँ वाष्पीकरण नहीं होता है, क्योंकि वहाँ जल मौजूद नहीं होता, जल उसके अंदर मौजूद होता है। जो धूप पड़ने पर वहाँ पत्तियों से जल का उत्सर्जन होता है, जो नमी रहती है वो, या उसके अंदर जो जल विद्यमान रहता है जो हमें दिखता नहीं है, उसी को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। फिर वो हिम व बर्फ से जो है प्रत्यक्ष रूप से ठोस से गैस में परिवर्तित होना, तो वो सब्लिमेशन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन, कि डायरेक्ट ठोस से पहले क्या होता है, ठोस से गैस में, यानी सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से फिर गैस में होती है। पर ये बर्फ़ वगैरह के क्षेत्र में क्या होता है, ठोस से डायरेक्ट गैस में हो जाता है, तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। तो सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन ध्यान रखें। अब इसकी देखिए जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है, तो औसतन जो होती है 0.4 से 4% तक होती है। भूमध्य रेखा के पास जो है ये 3 से 4% होती है, यानी 4%, और ध्रुव के पास जो है 0 से 1% होती है। तो एवरेज ये औसतन लगभग 0.4% से 4%। तो ध्यान रखें, ध्रुव के पास ज़्यादा 3 से 4%, और सॉरी भूमध्य रेखा के पास ज़्यादा और ध्रुव के पास कम है, 0 से 1% है। ठीक है, जल वाष्प का वितरण समान नहीं होता। यह तापमान और स्थलाकृति पर निर्भर करता है कि जितने 0 डिग्री और आसपास के अक्षांश में रहेगा वहाँ तापमान ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। ध्रुव के पास तापमान कम होता है, वाष्पीकरण कम होता है, तो जलवाष्प भी कम होता है। ठीक, अब जलवाष्प की बात करें तो वही है, अक्षांश की बात करें तो तापमान घटने से जो है वाष्पीकरण घटता है, ध्रुवों पे कम होता है। जैसे अब मान लेते हैं ये हमारा ग्लोब है, तो ये 0 डिग्री है। जैसे ही अब ये तापमान इधर से जाएंगे तो अक्षांश भी घटेगा, छोटा हो, तो ध्रुव की ओर जाएंगे तो हमारा तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण भी कम होगा, वाष्पीकरण कम होगी तो जलवाष्प भी कम होगा। ऊंचाई बढ़ने पर वाष्प घटता है ऑब्वियसली, क्योंकि नीचे पानी है तो वहाँ वाष्पीकरण हुआ, नीचे गर्मी ज़्यादा रहती है, ऊपर गर्मी नहीं है, ठंड है तो वाष्पीकरण नहीं होगा। मौसम में अगर देखें तो गर्मियों में वाष्प अधिक होता है, बिल्कुल है। समुद्र से दूरी, तो तटीय क्षेत्रों में अधिक, आंतरिक भागों में कम होता है। तटीय क्षेत्रों में अधिक वाष्पीकरण क्यों होता है, क्योंकि तटीय क्षेत्रों में जल मौजूद होता है और वहाँ गर्मी होती है, गर्मी नहीं जल मौजूद होती है, जबकि आंतरिक क्षेत्रों में जल की मात्रा कम होती है, वाष्पीकरण कम होता है वो। ठीक, अगर इसका इंपॉर्टेंस की बात करें तो वर्षा का स्रोत बनता ही है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, यानी दीर्घ तरंग विकिरण को अवशोषित करके पृथ्वी को गर्म रखता है। ऊर्जा विनिमय, यानी संघनन और वाष्पीकरण के दौरान लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा का आदान प्रदान करता है। फिर मौसम निर्माण के लिए सहायक होता है। पारिस्थितिकी संतुलन में भी सहायक होता है वो। पारिस्थितिकी संतुलन में कैसे, तो जल चक्र का महत्वपूर्ण घटक है, जल चक्र मेंटेन करने के लिए। यदि जल वाष्प की भूमिकाएँ की बात करें तो वही जो इसका इंपॉर्टेंस था वही भूमिकाएँ हो गया कि तापमान नियामक ये सब होता है। अब कुछ भौतिक प्रक्रियाओं की समझ लेते हैं, जैसे वाष्पीकरण, जल का तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलना, यानी लिक्विड से गैस में, तो वो होगा वाष्पीकरण। संघनन, कंडेंसेशन क्या कहलाता है, तो तरल अवस्था, वाष्प का तरल अवस्था में बनना, यानी ये जो है वाष्प, यानी ये भी गैस हुआ, से लिक्विड में बदलना, तो गैस से लिक्विड में बदलेगा तो वो संघनन कहलाएगा। तो उसके बाद फिर वर्षा होती है। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन की बात करें
तो बर्फ़ का सीधे वाष्प में बदलना यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलना तो ऊर्ध्वपातन होता है। वर्षण क्या होता है? प्रेसिपिटेशन, तो जल का पुनः पृथ्वी पर गिरना वर्षण यानी वही वर्षा कहलाता है। और एक होता है हमारा वाष्पोत्सर्जन, जो वनस्पतियों से जल का वाष्पीकरण होना, जल का उत्सर्जन होना, उससे ही हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक, तो आप ये समझ गए। अब देखते हैं ये बात कि वाष्पीकरण जो है ऊंचाई पर नहीं होता। अब क्यों नहीं होता ऊंचाई पर? वायुमंडल जलवाष्प का मुख्य स्रोत है। ठीक, समुद्री झीलें, नदियाँ, मिट्टी, ये सब बहुत ज़्यादा है, तो पृथ्वी की सतह पर ये सब पाए जाते हैं। तो ऊपर जाते जाते वायु में नए वाष्प का स्रोत नहीं होता, पहली बात, इसीलिए जलवाष्प की मात्रा घट जाती है और धीरे धीरे ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडी भी होती है। तापमान घटता है, इसलिए ठंडी हवा कम नमी रख सकती है। अब ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय तापमान लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर यानी नॉर्मल लैप्स रेट के हिसाब से कम होता है। यानी जब 1 किलोमीटर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से कम होती है। ठंडी हवा में नमी धारण करने की क्षमता कम होती है, इसीलिए ऊपर जाते जाते हवा जो है असंतृप्त और संघनित हो जाती है, जिससे वर्षा या बादल बन जाता है। तो इसीलिए ऊपर जलवाष्प कम होती है। वायु का घनत्व घट जाता है ऊपर जाने पे भी। तो अब वायु का घनत्व जैसे ऊपर गए तो हवा विरल हो जाती है, तो वाष्प अणुओं का घनत्व कम हो जाता है, तो वहाँ जो है उसके पास जल कम रहता है, वो वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। संघनन और वर्षण के कारण उसके पास जलवाष्प नहीं रहता। पर्वतीय क्षेत्रों में उदाहरण की बात करें तो पहाड़ की ढलान यानी विंडवर्ड साइड हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है, जलवाष्प संघनित होता है और वर्षा हो जाती है, अधिक होती है। अब जैसे ये पर्वत है, तो यहाँ से आया, तो यहाँ जैसे अब यहाँ ऊपर उठा संघनित होकर के, यहाँ पे वर्षा हो गया, ठीक है, तो इधर क्या होगा? अब ये सूखा हवा चला जाएगा तो इधर वर्षा कम होगा। तो यही कह रहा है कि पहाड़ की ढलान यानी इस साइड जो है ये पहाड़ की ढलान है, हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है, जल वाष्प संघनित होती है और वर्षा अधिक होता है। लीवर्ड साइड यानी इस साइड में हवा सूख जाती है और नमी घट जाती है। अब इधर ही वर्षा हो गया तो इधर सूखी हवा आ जाती है। अब उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलान पर वर्षा अधिक, पूर्वी ढलान पर शुष्क होती है। अब जैसे मान लेते हैं ये पश्चिमी घाट है, तो यहाँ से आए तो यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है पर ये सूखा रहता है। उसी तरीके से पूर्वी घाट की बात करें तो जब लौटती है मानसून तो यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है पूरब में, तो पश्चिम में कम होती है। ठीक है, तो वो यही कॉन्सेप्ट है पर्वतीय मामलों के लिए। वो अगर हम जल चक्र की बात देखें, ये कैसे जल चक्र में महत्वपूर्ण देता है, तो देखिए यहाँ से वाष्पीकरण हुआ, फिर इससे वाष्पोत्सर्जन हुआ, ट्रांसपीरेशन हुआ, फिर यहाँ से सब्लिमेशन हुआ, फिर यही क्या करते हैं नीचे वर्षा के रूप में ये सब आते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होते रहती है। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा था कि यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। बिल्कुल सही है कि हाँ, ऊंचाई के साथ घट जाती है। ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम होता है। हमने देखा कि भूमध्य रेखा पर ज़्यादा होता है, ध्रुवों पर कम होता है क्योंकि वहाँ गर्मी होती है, वाष्पीकरण नहीं होता, तो ये गलत है। तो हमारा केवल 12 का 1 सही है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। यह किस प्रकार की जलवायु है? अब पूछ रहा है कि किस प्रकार की जलवायु पूछ रहा है, तो हमारा तो पहला इसमें कीवर्ड हो गया कि जलवायु पूछ रहा है। ठीक, अब देखते क्या है इसकी फीचर्स क्या है। तो तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज निम्न है, यानी तापमानों की जो है वार्षिक और दैनिक सीमा जो है, रेंज का, सीमा का मतलब होता है अंतर, यानी वार्षिक और दैनिक अंतर बहुत निम्न है। वर्ष भर वर्षण होता है, यानी वर्ष भर वर्षा होती रहती है, ये विशेषता बता रहा है। ठीक, फिर उसके बाद वर्षण में भिन्नता 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है, मतलब किसी दिन 50 सेंटीमीटर हुआ या फिर किसी क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर, किसी दिन 250, कहीं कहीं 250, इस तरीके से होते रहता है। तो पूछ रहा है यह किस प्रकार की जलवायु है। तो अब ये देखने से सीधे हमें लग रहा है कि तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा कम, ये तो इक्वेटर पर होता है। वर्ष भर वर्षण, ये भी इक्वेटर पर होता है। वर्षण में भिन्नता, यहीं आकर के हम थोड़ी फंस जाएंगे कि हाँ शायद इक्वेटर पर होता है, नहीं होता है, इस कन्फ्यूजन में हम मार देंगे कि हाँ इक्वेटर, क्योंकि दोनों ये गुण मिल रहा है तो इक्वेटर पर भी ऐसा होता होगा। पर ध्यान दे, ये भी इक्वेटर पर, ये भी इक्वेटर पर, ये इक्वेटर पर नहीं होता है। बस यही ऑप्शन के कारण ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। ये समुद्र पश्चिमी तटीय जलवायु है, यानी समुद्र के पश्चिमी तट में होता है ये। इक्वेटर क्षेत्र में जो है वर्षा का इतना ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बल्कि वो 150 या 200 या 250 इतना होता है। 200 से 250 होता है, 150 भी नहीं, सीधा 200 से 250 या 150 से 200, 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक इतना अंतर नहीं होता है ये। तो ये जो है, अब समुद्र के पश्चिमी भाग कहाँ है, जैसे ये मान लेते हैं समुद्र है और ये महाद्वीप है, तो समुद्र के पश्चिमी भाग में ही इतना वर्षा होती है। तो समुद्र के
पश्चिमी तटीय, यानी ये समुद्र के पश्चिमी तट में है, जिसको हम कह सकते हैं, जैसे मान लेते हैं महाद्वीप यहाँ हो गया, तो महाद्वीप के पूर्वी तट में, ठीक, इसको हम समुद्र पश्चिमी तटीय या महाद्वीप के पूर्वी भाग में भी है। इसे ब्रिटिश तुल्य जलवायु कहा जाता है। सॉरी, ये मिस्टेक हो गया, सॉरी, ये है महासागर और ये है महाद्वीप। तो समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु का मतलब है महाद्वीप के पश्चिम भाग में, यानी समुद्र के पूर्वी भाग में है लिखा हुआ ये पश्चिम, पर समुद्र के पूर्वी भाग में होती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि समुद्री, ये समुद्र है, तो समुद्र पश्चिमी तटीय जलवायु समुद्र के पूर्वी भाग में, यानी महासागर के पश्चिम भाग में, ठीक, ये महाद्वीप के पश्चिम भाग में, महाद्वीप के पश्चिम भाग में, ठीक। तो ये कह रहा था, तो हमारा आंसर यही होगा डी, समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु होगा। क्यों? क्योंकि ये तो इक्वेटर पर ये भी है विशेषता होती है, पर ये हमेशा ध्यान रखें, इतना भिन्नता जो है, अगर दोनों में केवल अंतर करता है इक्वेटर और समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु या ब्रिटिश तुल्य जलवायु में, तो बस यही एक डिफरेंस है जो दोनों में है कि 50 यहाँ इक्वेटर पे 200 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, उसकी अंतर बहुत कम होती है। यहाँ अंतर ज़्यादा है, 50 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा हो रही है, यानी इसमें अंतर ज़्यादा है, इक्वेटर वाले में कम होती है। तो कुछ जलवायु की बात करते हैं कि विषुवतीय जलवायु क्या होती है, इसे देखेंगे अभी हम। फिर 3 प्रकार की जलवायु देखेंगे, फिर आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु देखेंगे, और फिर एक इसके बारे में भी थोड़ा जान लेंगे कि समुद्र पश्चिमी तटीय यानी ब्रिटिश तुल्य जलवायु क्या होती है वो, ठीक। तो अब देखते हैं विषुवतीय जलवायु। इक्विटोरियल और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट इसे कहते हैं। इक्विटोरियल यानी भूमध्य रेखीय, या ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय रेन फॉरेस्ट वर्षावन क्लाइमेट कहते हैं, यानी रेन फॉरेस्ट, ठीक। अगर ये देखें तो ये भूमध्य रेखा यानी 5 डिग्री, ये रहा भूमध्य रेखा, 1 सेकेंड, ये है हमारा ग्लोब या अर्थ, ये रहा इक्वेटर, ये रहा 5 डिग्री, ये भी रहा नीचे नॉर्थ का, वो साउथ का 5 डिग्री, ये नॉर्थ का, इन दोनों के बीच में। तो 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों में पाई जाती है इक्वेटर वाला। उच्च तापमान, अत्यधिक आर्द्रता होती है, लगातार वर्षा होती रहती है, उसे विषुवतीय जलवायु कहते हैं। बस ध्यान रखें तापमान का अंतर नहीं होता, जो वहाँ 50 से 200 दिया था इतना नहीं होता है, ठीक। कोपेन वर्गीकरण कोड AF होती है, ए मतलब ट्रॉपिकल, एफ मतलब वर्ष भर वर्षा होती है, इसीलिए ए कहा जाता है। ए का मतलब हमेशा ध्यान रखें ये ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय होती है। अब जैसे कोपेन का क्लासिफिकेशन है ABCDE ऐसे है ना, तो आप एक हमेशा ध्यान रखिए, उस पर अलग से बात करेंगे वैसे, कि मान लेते हैं ये हमारा ग्लोब है, तो इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो ये उष्णकटिबंधीय के लिए A है, फिर उसके बाद B, फिर C, फिर D, E ऐसे। कोपेन ने ऐसे क्लासिफिकेशन किया है कि जितने हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर यानी गर्म से ठंड की ओर जाएंगे तो ABCDE ऐसे होती है। इसीलिए ए को ट्रॉपिकल और एफ का मतलब होता है वर्ष भर वर्षा, वो संकेत देता है, तो AF कहते हैं, यानी नो ड्राई सीजन, वहाँ कोई सूखा मौसम नहीं होता है। अगर लोकेशन की बात करें तो विषुवतीय जलवायु वाले क्षेत्र जो है भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से 10 डिग्री अक्षांशों के लगभग क्षेत्र होते हैं। इसमें महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका है, फिर अफ्रीका है, दक्षिण पूर्वी एशिया और अन्य। दक्षिण अमेरिका क्योंकि वो इक्वेटर के पास में ही है, जिसमें अमेजन बेसिन, ब्राज़ील, कोलंबिया ये सब है। अफ्रीका का कांगो बेसिन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और गैबोन, कैमरून। देखिए यहाँ वर्ष भर अधिक वर्षा होती है, इसीलिए ब्राज़ील का एक अमेजन बेसिन है ब्राज़ील में या फिर वहाँ के आसपास के देशों में, दक्षिण अमेरिका में। और कांगो बेसिन, दुनिया का सबसे बड़ा बेसिन अमेजन बेसिन, और दूसरा है कांगो बेसिन है, ठीक। दक्षिण पूर्वी एशिया में बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर ये सब इक्वेटर के पास में है। और अन्य में देखें तो ये कुछ छोटे देश है जो इंडोनेशिया के बगल में है, पापुआ न्यू गिनी, और फिलीपींस कुछ ऊपर है। भारत में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो अब इसकी फीचर्स की बात करें तो तापमान जो है उच्च रहता है, यानी 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान। वार्षिक तापमान बहुत कम होता है, अंतर ज़्यादा नहीं होता वार्षिक तापमान अंतर में। वर्षा जो है अत्यधिक होता है, 2000 से 3000 मिलीमीटर वर्षा या उससे अधिक होता है, यानी सेंटीमीटर में 200 से 250 सेंटीमीटर। वर्षा का प्रकार देखें तो वर्ष भर होती है, दोपहर में संवहनीय वर्षा होती है, ये प्रायः जो होती है वो दोपहर में होती है। कन्वेंशनल वर्षा जो पहले ऊपर ले जाती है गर्म हवा को, फिर वहाँ ले जा करके तब दोपहर में वर्षा होती है, ठीक। ये ध्यान रखें, हमेशा ये लाइन ध्यान रखें, दोपहर में शब्द। आर्द्रता ह्यूमिडिटी की बात करें तो बहुत अधिक होती है, ठीक, 80 से 90%। क्यों? क्योंकि वहाँ महासागर ये पाए जाते हैं, गर्मी होती है, जलवाष्प होगा तो आर्द्रता होगा ही। दबाव देखिए तो निम्न दाब क्षेत्र होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, तो लो प्रेशर बेल्ट है ये। पवन प्रणाली की बात करें तो डोलड्रम्स यानी शांत हवाएं, कम गति। ये डोलड्रम्स 5 डिग्री नॉर्थ
और 5 डिग्री साउथ के बीच में ही होती है शांत हवाएं की गति। ये कभी आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे कि डोलड्रम्स क्या होता है, शांत हवाएं यहाँ क्यों रहती है, ठीक है। फिर दिन रात की समानता की बात करें तो दिन व रात लगभग समान 12 घंटे होता है। आप डोलड्रम्स अभी एक गूगल पे सर्च करें कि डोलड्रम्स या शांत हवाएं वहाँ क्यों बनती है, या चैट जीपीटी पे आप सर्च करें, ठीक। तो ये रहा हमारा विश्वतीय जलवायु प्रदेश हो गया कि विश्वतीय जलवायु कैसी है। अब देखते हैं 3 प्रकार की जलवायु, ठीक। तो 3 प्रकार की जलवायु की बात करें तो इसे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं। ह्यूमिड मतलब आर्द्रता, सब ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय, और जलवायु यानी आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु। 3 प्रकार की जलवायु को मानसून टाइप ऑफ टेम्परेट रीजन, ठीक। तो इसे शीतोष्ण क्षेत्र में भी है या इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक। तो अब जैसे उष्णकटिबंधीय क्या होता है, यानी उप उपोष्ण क्षेत्र होता है। उपोष्ण का मतलब होता है ये इक्वेटर है तो यहाँ का क्षेत्र 5 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया उष्ण। उसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे तो ये होता है उपोष्ण, फिर उसके बाद बढ़ेंगे तो शीतोष्ण, यानी उपोष्ण फिर शीतोष्ण, तब वहाँ शीत का क्षेत्र आती है। तो यानी उष्ण कटिबंधीय, फिर उपोष्ण कटिबंधीय, फिर शीतोष्ण कटिबंधीय, फिर शीत क्षेत्र आती है वो, ठीक। तो सब ट्रॉपिकल भी होता है और कभी कभी टेम्परेट, यानी दोनों को मिला करके, यानी उपोष्ण और शीतोष्ण वाले क्षेत्र में। परिभाषा की बात करें तो पूर्वी एशिया के समशीतोष्ण अक्षांशों में पाई जाती है। पूर्वी एशिया, इसीलिए उसे चिंतुल्य जलवायु कहा गया है कि मान लेते हैं ये है पूर्वी एशिया, तो इसके पूर्वी एशिया ये रहा, और वो भी कितने, तो समशीतोष्ण वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु गर्म और आर्द्र होती है, शीत ऋतु ठंडी और शुष्क होती है। सामान्यतः इसे पूर्वी तटीय मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। ध्यान रखिए इसे टेम्परेट मानसून क्लाइमेट, क्योंकि एक का नाम अलग अलग होता है तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 प्रकार की जलवायु को भी क्या कहते हैं। तो अब जैसे हम देखें क्या कि विश्वतीय जलवायु को उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु कहते हैं, ठीक। उसी तरीके से 3 प्रकार की जलवायु का अन्य नाम है कि आर्द्र उपोष्ण जलवायु है या फिर मानसून टाइप ऑफ शीतोष्ण जलवायु, ठीक। तो ये नाम ध्यान रखें, टेम्परेट मानसून क्लाइमेट, ठीक। कोपेन ने क्लासिफिकेशन किया है तो उनकी बात करें तो CWA उन्होंने कहा है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल विथ ड्राई विंटर, और एक है फिर ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल विदाउट ड्राई सीजन, यानी एक आर्द्र है और सब ट्रॉपिकल है यानी उपोष्ण है, बट वो जो ठंड का मौसम है वो एकदम ड्राई एयर रहती है उसमें, सूखा हुआ, क्योंकि उसमें नमी नहीं है। पर एक जो CFA है वो क्या है कि ह्यूमिड भी, आर्द्र भी है, उपोष्ण भी है, बट वो ड्राइनेस है, उसमें ड्राइनेस नहीं है, सॉरी उसमें ड्राई नहीं है, यानी हवा में नमी है। तो ये गर्मी में होगा और ये ठंडी में होगी। तो इसका ध्यान रखें CWA और CFA, इसके कभी अलग से बात करेंगे कोपेन के जलवायु क्लासिफिकेशन पे। अगर इसकी लोकेशन देखें, वो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो एशिया में चीन का मध्य और दक्षिण पूर्वी भाग, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान का दक्षिणी भाग होता है। फिर उत्तरी अमेरिका में, क्योंकि उस लाइन पे जो भी होगा, जैसे मान लेते ये है तो यहाँ हो गया चीन का, फिर ये ताइवान का क्षेत्र हो गया, फिर ये उत्तरी अमेरिका हो गया, इस तरीके की होती है। दक्षिण पूर्वी USA, फ्लोरिडा, जॉर्जिया और कैलोरीना, ये वाले क्षेत्र आते हैं। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो ऊपर वाला क्षेत्र आएगा दक्षिण ब्राज़ील और पराग्वे। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, सिडनी के आसपास का क्षेत्र, इसीलिए इसे चाइना टाइप जलवायु कहा गया है, क्योंकि वो चाइना के सामने वाली वो इक्वेटर में पाई जाती है, सॉरी जो रेखा होती है अक्षांश रेखा उसमें पाई जाती है। इसकी फीचर्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है ग्रीष्म में अधिक 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, शीत में ठंडा यानी 5 से 10 डिग्री, यानी अंतर ज़्यादा होता है तापमान की। डायरेक्ट ग्रीष्म में बहुत ज़्यादा हो गया और फिर शीत ऋतु में कम हो गया, यानी वार्षिक तापमान अंतर जो है लगभग 15 से 20 डिग्री मध्यम होती है। वर्षा की बात करें तो 1000 से 1500 मिलीमीटर, यानी इक्वेटर पर ज़्यादा, उससे कम यहाँ होती है। वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा वर्षा होती है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में वाष्पीकरण होगा तो हवा में नमी होगी तो ही वो होगा। शीत ऋतु की बात करें तो ड्राई रहता है, विंटर ड्राई होता है, वहाँ नमी कम होती है हवा में। पवन प्रणाली की बात करें तो ग्रीष्म में समुद्री मानसून, शीत में महाद्वीपीय, ठीक है। तो ये समुद्री मानसून का है, मतलब ग्रीष्म में इसलिए वर्षा होती है कि जब समुद्र से हवा जाती है तो उसने कुछ ना कुछ नमी लेकर के ही जाएगा, जबकि अगर शीत में महाद्वीपीय हवा चलती है तो महाद्वीप में क्या कोई जल थोड़ी ना होता है जो वहाँ से नमी लेकर के आएगी। आर्द्रता की बात करें तो गर्मियों में अधिक, सर्दियों में कम होता है। मुख्य ऋतुएं 4 ऋतुएं स्पष्ट है, वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत ऋतु, ठीक। फिर नेक्स्ट क्लाइमेट हम देखते हैं, सॉरी यहाँ भी वर्षा की प्रकृति देख लेते हैं कि वर्षा का अधिकतम भाग जो है ग्रीष्म मानसून से आता है। संवहनीय और चक्रवातीय दोनों वर्षा होती है, चक्रवातों के कारण भी होता है। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ हल्की वर्षा देते हैं। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है, अब पश्चिमी विक्षोभ के बारे में भी आगे की टॉपिक में कभी देखेंगे।
वनस्पति की बात करें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार दक्षिणी भागों में, पतझड़ी वन उत्तरी भागों में। मुख्य वृक्ष की बात करें तो ओक, पाइन, बांस, कैमिलिया, फिर मैग्नोलिया, ये सब पाए जाते हैं। कृषि में अत्यधिक उत्पादक धान, गेहूँ, चाय, मकई ये सब होते हैं, ठीक, क्योंकि वो ग्रीष्म ऋतु में होते हैं। 3 प्रकार की जलवायु का सिग्निफिकेंस देखें तो कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है, जनसंख्या घनत्व यहाँ बहुत अधिक पाया जाता है, उत्पादकता भी उच्च है, प्राचीन सभ्यताओं का विकास इसी के क्षेत्र में ज़्यादा हुआ, उद्योग और शहरीकरण के लिए उपयुक्त मौसम है ये यही महत्व है इसका, बहुत अच्छा है। कारण अक्षांश जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 25 से 30 डिग्री, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा, नॉर्मल, न ज़्यादा वर्षा, ठीक है। मानसून प्रणाली गर्मियों में समुद्री पवनें वर्षा लाती है। महाद्वीपीय प्रभाव सर्दियों में ठंड शुष्क वायु हो जाती है। तटवर्ती स्थिति की बात करें तो समुद्री आर्द्रता से संतुलित रहता है तट के क्षेत्र, यानी क्या, जैसे अब गर्मी में इधर से समुद्र से आया इधर से, तो वहाँ का मौसम तट के क्षेत्रों में अनुकूल होता है, ठीक। अब अगर समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु की बात करें तो इसका कोपेन क्लासिफिकेशन क्या है, CFB, यानी C_f_b, ठंडे क्षेत्रों में CFC के लिए है ये। परिभाषा क्या है, तो यह जलवायु उन क्षेत्रों में पाई जाती है जो मध्यम अक्षांशों जो 40 से 60 डिग्री में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर स्थित होते हैं, जहां महासागरीय प्रभाव के कारण वर्षा जो है वर्ष भर तापमान संतुलित और वर्षा समान रूप से होती रहती है, ठीक। इसे मरीन क्लाइमेट या ओशियोनिक क्लाइमेट भी कहा जाता है, ठीक। अब इसका एक हम एग्जाम्पल समझते हैं महासागरीय धारा से। जैसे मान लेते हैं ये यूरोप का मैप है, यूरोप का ये पश्चिमी भाग है, ठीक। तो यहाँ से गर्म जल धारा निकलती है गल्फ स्ट्रीम, फिर यहाँ आया तो यहीं के कारण यहाँ से वर्षा होती है, इसी के कारण, ठीक। एक इसका एग्जाम्पल है, इसीलिए इसे ब्रिटिश तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। यहाँ मौसम न अधिक ठंडा न अधिक गर्म, यानी इक्वेबल क्लाइमेट होता है वहाँ। यदि भौगोलिक वितरण की बात करें तो यूरोप के ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे का पश्चिमी भाग, उत्तरी अमेरिका का कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया, अमेरिका का वाशिंगटन और ओरेगॉन राज्य, ठीक। दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो दक्षिणी का चिली तटीय भाग, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो तस्मानिया और दक्षिण तटीय क्षेत्र, न्यूजीलैंड का संपूर्ण न्यूजीलैंड। अब फिर अभी ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एक यूरोप है ऊपर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका कहाँ गए, क्योंकि यहाँ पे एक इक्वेटर यहाँ ये 0 डिग्री और एक ही अक्षांश रेखा और एक अक्षांश रेखा यहाँ, मान लेते हैं ये 40 से 60 डिग्री के बीच में है, तो एक नॉर्थ में होगा तो एक साउथ में भी तो होगा, तो जो क्लाइमेट चेंज वहाँ है उसका भी असर वो यहाँ भी रहता है, ठीक। तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होता है। अक्षांशीय सीमा जो है लगभग 40 से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों के क्षेत्रों में होता है। महाद्वीप का भाग जो है हमेशा पश्चिमी तट होता है, हमेशा ध्यान रखें ये महाद्वीप का पश्चिमी भाग होगा ये, ठीक। अगर फीचर्स की बात करें तो तापमान जो है वार्षिक औसत होता है, कितना, तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, नीड नहीं है, बस ध्यान रखें तापमान की वार्षिक औसत होता है। ग्रीष्म ऋतु में ठंडी और सुहावनी होती है, शीत ऋतु भी हल्की ठंड होती है, कभी कभी बर्फ़ वहाँ गिरते हैं। वार्षिक तापमान अंतर देखें तो बहुत कम होता है। वर्षा देखें तो वर्ष भर होते रहती है, ठीक। वर्षा का स्वरूप मुख्यतः चक्रवातीय वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। आर्द्रता वर्ष भर अधिक रहता है। आकाश जो है बादलों से ढका, कोहरा और सामान्य रहता है। अब यही फीचर्स हमें याद करने की ज़रूरत है हर क्लाइमेट की, क्यों, क्योंकि यूपीएससी ने यही पूछा हुआ है कि वहाँ तापमान कैसा रहता है, वर्षा कैसे होती है, ग्रीष्म ऋतु कैसा रहता है, यही सब वहाँ पूछते हैं। वर्षा की प्रकृति की बात करें तो साल भर समान रूप से वर्षा होती है, पश्चिमी पवनों और महासागरीय नमी के कारण होती है। पश्चिमी पवनों जिसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है और महासागरीय नमी के कारण होती है। शीत ऋतु में फ्रंटल या चक्रवातीय वर्षा बनती है। पहाड़ी तटीय क्षेत्रों में ओरोग्राफिक पर्वतीय वर्षा भी होती है। तो हमने ऊपर समझा था थोड़ी देर पहले कि पर्वतीय वर्षा कैसे होती है, तो उसे ओरोग्राफिक या पर्वतीय वर्षा भी कहते हैं। यही कारण है कि ब्रिटिश द्वीप वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, ठीक। अब ये चक्रवातीय वर्षा या फ्रंटल चक्रवातीय वर्षा, जब चक्रवात बनने से जो वहाँ होते हैं तो उससे जो वर्षा होती है, तो इससे समझेंगे किसी आगे की टॉपिक में, ठीक है। अब इसके ह्यूमन लाइफ पर इम्पैक्ट देखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो तापमान संतुलित रहता है, जीवन के लिए सुखद परिस्थितियाँ रहती हैं, वर्षा व मिट्टी उपजाऊ होता है, जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, विशेषकर पश्चिमी यूरोप में शहरीकरण अधिक है वहाँ। अब उद्योग के लिए कागज़, जहाज निर्माण, ऊन, खाद्य प्रसंस्करण ये सब होते हैं वहाँ, ठीक। अब उसको प्रभावित करने वाले यानी कंट्रोलिंग फैक्टर्स देखें तो महासागरीय प्रभाव के कारण यानी समुद्र से निकटता के कारण तापमान संतुलित रहता है। पश्चिमी पवनें उसको प्रभावित कर सकती है। महासागरीय धारा जो उत्तर अटलांटिक उष्ण धारा, जैसे यहाँ से गल्फ स्ट्रीम है वही आकर के नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बनती है, ठीक, यूरोप को गर्म रखती है। क्यूरोसियो धारा जो अमेरिका साइड में है कि जापान के पास यही प्रभाव डालती है। तो ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या रहा था कि तापमान की वार्षिक और दैनिक सीमा कम होती है, बिल्कुल सही बात है। वर्ष भर वर्षा होती है, बिल्कुल सही बात है। वर्षण में भिन्नता
50 से 200 सेंटीमीटर, बिल्कुल वहाँ तापमान वर्ष में वो वर्षा में ज़्यादा भिन्नता होती है कि शीत ऋतु में कभी कम हो गया, गर्मी में ज़्यादा वर्षा हो रहा है, फिर कभी किसी क्षेत्र में ज़्यादा हो गया, किसी क्षेत्र में कम हो गया, ऊपर नीचे, तो वैसे ही होता है। तो ये समुद्र पश्चिमी तटीय जलवायु है, जिसे ब्रिटिश तुल्य जलवायु कहते हैं। विषुवतीय जलवायु भी सेम है, बस ये अंतर होती है। ठीक, तो हमारा आंसर डी होगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक, तो अब हमारा पहला कीवर्ड हो गया कोरियोलिस बल, क्या होता है वो देखेंगे। अब इसकी विशेषता क्या कह रहा है कि यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है। क्या मतलब, जैसे अगर हवा तेज बह रही है, पवन की वेग में अगर तेजी होती है, वृद्धि होती है, पवन की स्पीड बढ़ती है हवा की, तो क्या कोरियोलिस बल में भी वृद्धि होती है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक है और भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं होता। यानी कोरियोलिस बल जो है, जैसे ये ग्लोब है, तो यहाँ ध्रुवों पर ज़्यादा होगा और यहाँ भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं, इसके एनालिसिस करते हैं कोरियोलिस बल की। तो ये है, हम देखते हैं कि कोरियोलिस बल क्या होता है। तो कोरियोलिस बल देखने से पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि पृथ्वी की गति क्या होती है। वैसे ये तो हम सभी जानते हैं कि पश्चिम से पूरब घूमती है, ये घूमते हुए गोले जैसा है पृथ्वी, ऐसे, तो ये ऐसे घूमती है। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज जिसे हम कहते हैं। कैसे, आप इमेजिन करो कि ये घड़ी है, तो घड़ी यहाँ है, तो कैसे चलती है वो, ऐसे, इधर से ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, तो पृथ्वी इसकी अपोजिट, तो इसीलिए इसे एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। भूमध्य रेखा पर सबसे बाहरी घेरा है भूमध्य रेखा, यहाँ सबसे तेज घूमता है पृथ्वी। ध्रुव केंद्र में है, यहाँ कोई घुमाव तरफ में नहीं होता, यानी कोई घुमाव नहीं होता है। बस यहाँ जैसे अब मान लेते हैं ये है, तो इसके बाहर ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, पर ये इक्वेटर में, तो ये तो यहीं क्या घूमेगा। जैसे हम अक्ष पे, आप एक्सिस वाला वो देख लेना कि हम देखते हैं ना कि पृथ्वी एक्सिस पे घूम रही है, तो एक्सिस तो ध्रुव से ही होकर के जाती है, तो वही बात है। कोरियोलिस बल का क्या मतलब है, जब कोई चीज़ जैसे हवा या गोली सीधी रेखा में चल रही है और आप खुद घूम रहे हो, तो आपको वह चीज़ घूमी हुई लगती है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि अब हम इतना बेसिक से समझ रहे हैं कि कोरियोलिस बल थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। अब जैसे आप लगातार ये घूम रहे हो, अगर आपने कोई यहाँ से चीज़ें छोड़ी, तो आप घूम रहे हो, तो आपको वो भी घूमता हुआ। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल देते हैं, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, ठीक, बहुत ट्रेन से स्पीड से ट्रेन चल रही है, पर यहाँ कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो वो स्थिर होते हैं, पर आपको क्या लगता है कि आप अगर इधर जा रहे हो, तो आपको लगता है कि नहीं, पेड़ पौधे इधर जा रहे हैं, अगर ट्रेन स्पीड चल रही है। तो वही मतलब होता है कि वो तो खड़ा है, आप जा रहे हो, पर आपको लगता है कि वो जा रहा है। ठीक, यानी काल्पनिक बल है, वास्तव में मुड़ता नहीं है, बल्कि पृथ्वी गतिशील है। वास्तव में कोई भी वस्तु मुड़ती नहीं है, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें लगता है कि वो घूम रही है या मुड़ रही है। ठीक, अगर हम पृथ्वी की घूर्णन गति की बात करें, तो यह जो है भूमध्य रेखा पर सबसे तेज, यानी 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूमती है, और ध्रुवों पर जो है ये लगभग शून्य होता है, यानी ध्रुव पर नहीं घूमती है, क्योंकि ये है इक्वेटर और यहाँ घूम रही है, और ध्रुव पे कैसे घूमेगी वो। ठीक, इसका इमेजिन भी ये देखते हैं हम कि ये रहा हमारा पोल रहा और ये इक्वेटर, तो इक्वेटर पे घूमती रहती है और पोल पे जो है वो एक एक्सिस के तौर पे वहाँ स्थिर रहती है। ठीक, तो यही बात हो गई। अब ये देखते हैं कैसे घूमती है। अगर गोलार्ध की बात करें, तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक, और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में यदि हम ध्रुव से भूमध्य की ओर जाएंगे, यानी यदि ध्रुव से हम भूमध्य की ओर आएंगे, तो दाईं ओर। क्यों, क्योंकि ये किसी भी गोलार्ध में अपने दाईं ओर घूमती है, तो उधर से आने में इसके दाईं ओर ये हो जाएगा, इधर घूम जाती है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी ऐसे चलती रहती है, तो आप इधर घूम जाओगे। ठीक, तो फिर आपका क्वेश्चन होगा कि ऐसे पृथ्वी घूम रही है, ऐसे घूमती है, तो अगर हम इधर से आएंगे और ये ऐसे, तो हमें इधर मुड़ना चाहिए। ठीक, हाँ, तो इधर ही मुड़ते हैं, सॉरी, ये दाईं ओर का इधर ही होगा, इधर ही मुड़ते हैं। पर वही अगर हम भूमध्य रेखा से अगर उधर जाएंगे, तो हमारा ये कहना है कि उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती है, तो इधर मुड़ना चाहिए। फिर भी अगर हम भूमध्य रेखा से जाते हैं, तो वो भी इधर ही मुड़ती है, इधर ही मुड़ती है। क्यों, क्योंकि अब देखते हैं, उसको मैप में देखते हैं कि ये रहा ग्लोब, और जब ध्रुव से इधर आएंगे, तो वो इधर की ओर मुड़ेगा, कि अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक, तो उधर से जब आएंगे तो दाईं ओर। आप एक बात ध्यान रखें, दाईं ओर क्यों मुड़ जाते हैं, क्योंकि ये तो स्पीड में ऐसे चलती रहती है, जब यहाँ से आते हैं तो हमें ये ऐसा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, मुड़ता नहीं है, घूम तो रही है पृथ्वी। पर एक बात ध्यान रखें, अब ये इक्वेटर है, मान लेते हैं अगर आप कोई वस्तु यहाँ से फेंकेंगे, ठीक, तो यहाँ पे स्पीड कम होती है, यहाँ पे स्पीड इक्वेटर पे ज़्यादा होती है। तो आप कोई अगर वस्तु फेंक रहे हो, तो अगर ज़्यादा स्पीड है और यहाँ कम स्पीड है, तो यहाँ से वस्तु तो ऐसे चला जाएगा ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर इधर से आने पे भी दाएं हैं और इक्वेटर से भी जाने पे ये इस तरफ मुड़ जाती है, दाएं मुड़ जाए। जैसे देखो ये कैसे मुड़ रही है, दाएं मुड़ रही है, ये देखो दाएं कैसे मुड़ रही है, ऐसे मुड़ रही है। ऐसे क्यों नहीं मुड़ रही,
क्योंकि यहाँ का स्पीड ज़्यादा है। अगर कोई मान लेते हैं वस्तु, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, फेंकोगे, तो अगर यहाँ भी स्पीड ज़्यादा रहता तो ऐसे हो जाता, पर यहाँ की स्पीड ज़्यादा है तो कोई वस्तु फेंकोगे तो इसी के स्पीड से वो जाएगा, पर यहाँ कम जाती है तो वो जा कर के थोड़ी आगे हो जाता है, ज़मीन पीछे रह जाती है और वस्तु आगे चला जाता है। इसके हिसाब से चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है। पर इधर से नॉर्मल होता है, क्योंकि यहाँ से फेंको तो स्पीड कम होती है, तो यहाँ तक आते आते ऐसे मुड़ जाती है। ठीक, तो उत्तरी गोलार्ध में आप उतना कॉन्सेप्ट ना ध्यान ना दें, सीधा ध्यान रखें कि उत्तरी गोलार्ध में अगर ध्रुव से भूमध्य की ओर, ऊपर से नीचे ध्रुव से भूमध्य की ओर, तो दाईं ओर मुड़ता है। पूरब से पश्चिम हवा बहती है, ट्रेड विंड्स होता है, पूरब से पश्चिम यानी ऐसे, पूरब से पश्चिम। वही अगर भूमध्य से ध्रुव की ओर जाएंगे तो वो भी दाईं ओर मुड़ेगा, लेकिन हवा जो है वो पश्चिम से पूरब ऐसे हो जाएगी। ठीक, ऐसे हो जाएगी, ध्यान रखें। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो ध्रुव से यदि भूमध्य है, फिर यदि अगर ध्रुव से भूमध्य की ओर जाते हैं, ये ध्रुव और ये इक्वेटर, तो बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर कहने का मतलब इधर मुड़ेगा। ठीक, पूरब से पश्चिम यानी जब इधर मुड़ेगा तो हवा ऐसे ही बहेगी, पूरब से पश्चिम, जिसे ट्रेड विंड्स कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में ही यदि भूमध्य से ध्रुव की ओर जाएंगे, ठीक, भूमध्य से ध्रुव की ओर, तो फिर ये बाईं ओर मुड़ेगा। ठीक, ऐसे, तो पश्चिम से पूरब यानी ऐसे, तो वेस्टर्लीज कहा जाता है उसे। ये याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कोरियोलिस बल से 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक, आप एक एग्जांपल से समझते हैं। ये जैसे मान लीजिए स्थिर है, पृथ्वी घूम नहीं रही है, ये भी घूम नहीं रही होती है, तो अगर आप भूमध्य ये ध्रुव पर हो और अगर कोई पत्थर फेंकोगे तो वो सामने 0 डिग्री पे आ जाएगा। या जहाँ फेंक रहे हो वहीं जा रहा है, मतलब कहीं नहीं घूमा। लेकिन ऐसा है नहीं, पृथ्वी तो हमारी घूमती रहती है। तो अब इमेजिनेशन करो कि आपने यहाँ खड़ा है और ये पृथ्वी ऐसे घूम रही है, और आपने किसी वस्तु को फेंका तो उसे पहुँचना कहाँ चाहिए था? 0 डिग्री। पर पृथ्वी की जगह जो है वो ऑलरेडी आगे चली गई, तो यहाँ आ गया, यानी ये वस्तु वहीं गिरता है, जगह चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूम रही होती है। यानी ये देखिए, गिरना चाहिए 0 डिग्री पे, पर गिरा वो कहाँ? 15 डिग्री पे गिरा। उसी तरीके से अगर हम इधर से फेंकते, ध्रुव वो भूमध्य रेखा से फेंकेंगे, तो इसे जाना इधर चाहिए था, पर ये जाएगा इधर। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा बहुत तेज़ी से चल रही है, और किसी वस्तु को फेंकेंगे तेज़ी से चलते हुए तो वैसे चला जाएगा वो। ठीक, तो इसीलिए वैसे होती है वो। ये रहा हमारा ट्रेड विंड्स और ये रहा हमारा वेस्टर्ली। कि ट्रेड विंड पूरब से पश्चिम और वेस्टर्ली जो है पश्चिम से पूरब होती है। ठीक, अगर इसकी कुछ विशेषता देख ले तो यह केवल दिशा को बदलता है, गति नहीं बदलती। यानी कोरियोलिस बल अगर हम फेंक रहे हैं, या कोरियोलिस बल अगर देख रहे हैं, कोई वस्तु एग्जाम्पल के तौर पे अगर फेंक रहे हैं, तो वस्तु तो वही है, यानी हवा वही है, पृथ्वी चेंज हो रही है, तो वह दिशा बदलता है, गति नहीं बदलती। कि यहाँ 10 है तो यहाँ बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया, ऐसा नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखें, दिशा बदलती है, गति नहीं बदलती। ठीक, भूमध्य रेखा पर शून्य होता है, वो एक फॉर्मूला होती है sin 0 बराबर 0। यह ध्रुवों पर अधिकतम होती है, कोरियोलिस बल जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। यह दूरी व समय के साथ बढ़ता है। ठीक, चक्रवात, महासागरीय धाराओं, पवन दिशा निर्धारण में महत्वपूर्ण है ये। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर चक्रवात उत्पन्न होते हैं तो कोरियोलिस बल के कारण वो जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी वो ऐसे घूमते हैं। ठीक, ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमते हैं। वही अगर दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात उत्पन्न होते हैं तो वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं वो। ठीक, ऐसे, और ये ऐसे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो बिल्कुल पवन का वेग जितना अधिक होगा तो कोरियोलिस बल भी उतना ही अधिक वो वृद्धि करेगा। ध्रुवों पर सर्वाधिक है, बिल्कुल सही है कि पोल पे ज़्यादा होता है और भूमध्य रेखा पे शून्य होता है या नहीं होता है। तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन है। एक और बात ध्यान दें कि कोरियोलिस फोर्स के कारण जो है पवन की दिशा चेंज कभी नहीं होती। कोरियोलिस फोर्स के कारण, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स एक इमेजिनेशन बल है, वो आभासी है, वो रियल में है ही नहीं, तो उसके कारण पवन की दिशा क्यों, जो है ही नहीं उसके कारण पवन की दिशा कैसे चेंज होगी? वेग में कोई चेंज नहीं होता, न ही दिशा में और न वेग में कोई चेंज नहीं होता। यानी ध्यान रखें, कोरियोलिस फोर्स के कारण पवन में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि वो एक इमेजिनेशन फोर्स है, वो वास्तव में है ही नहीं, वो एक काल्पनिक है वो। ठीक, यानी कोरियोलिस बल जो है, एक बात ध्यान रखें, अक्षांशों के समानुपाती होता है। क्या मतलब? कि जैसे मान लेते हैं ये 0 डिग्री है तो यहाँ भी कोरियोलिस बल 0 डिग्री होगा, यहाँ 15 डिग्री है तो यहाँ कुछ ज़्यादा होगा, फिर यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ ज़्यादा होगा। इसीलिए कह रहा है कि कोरियोलिस बल अक्षांशों के समानुपाती होती है। ध्रुव पे कितना है तो 90 डिग्री होता है, तो सबसे ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स वहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि कोरियोलिस बल अक्षांशों के समानुपाती होता है, यानी जितने डिग्री अक्षांश होगा 0 डिग्री है तो वहाँ कोरियोलिस फोर्स शून्य है ही नहीं। इसीलिए भूमध्य रेखा पर जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं आते। क्यों? क्योंकि अब हवा को घुमाने के लिए कोरियोलिस फोर्स चाहिए, जबकि यहाँ 5 डिग्री, 0 से 5 डिग्री के बीच में है ही नहीं। ठीक,
तो हमारा इसका आंसर था 1 और 2 दोनों। फिर 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश या किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? ठीक, 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है। तो 21 जून को, अब ये बात हो रही है उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में। ठीक, ये रहा उत्तरी गोलार्ध की, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में हो रही है। तो 21 जून को, तो हम देखते हैं कि भारत में या उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को क्या रहती है भारत के संदर्भ में? तो गर्मी रहती है 21 जून को, क्योंकि जून में गर्मी होती है। तो अब देखो, जैसे ये सन है, ठीक, अब ये इक्वेटर है और ये रहा आर्कटिक वृत्त है, इक्वेटर, फिर इक्वेटर यहीं होती है, कर्क रेखा और मकर रेखा होती है। तो ये उत्तरी अक्षांश की बात कर रहा है, यानी उत्तरी गोलार्ध में। तो इक्वेटर के ऊपर वाले भाग में क्या है, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ध्रुव पे भी पड़ेगी यहाँ, तो ये हमेशा ज़्यादा लाइट रहेगा, दिन की संख्या ज़्यादा रहेगी, यानी दिन बड़ा रहेगा। ठीक, अब इसको और विस्तार से समझते हैं। अयनांत का क्या मतलब होता है? अयनांत यानी सॉलिस्टिक का मतलब होता है गमन करना। जैसे उत्तरी अयनांत बोलते हैं तो उत्तर की ओर गमन कर गया। तो यह खगोलीय घटना है जब सूर्य की स्थिति पृथ्वी के किसी एक गोलार्ध में अधिकतम उत्तर या दक्षिण दिशा में पहुंच जाती है। तो ये वर्ष में 2 बार होता है, एक बार उत्तरी गोलार्ध में, एक बार दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में गर्म अयनांत यानी गर्म समर सॉलिस्टिस होती है, जैसे 21 जून को। ठीक, सूर्य कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री पर लंबवत पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ? तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर। यहाँ सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है। ठीक, दक्षिणी अयनांत यानी दक्षिणी गोलार्ध में ठंडा होता है, उस टाइम पे 21 दिसंबर होती है और विंटर सॉलिस्टिस होता है। मकर रेखा पर लंबवत उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। यानी जब अगर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है तो ऑब्वियसली बात है उस टाइम पे दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य तो ऊपर चला गया हुआ है तो नीचे ठंड पड़ेगा। ठीक, तो इसीलिए कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री से लेकर उत्तरी ध्रुव यानी 90 डिग्री तक जो है सभी अक्षांशों पर 21 जून को 12 घंटे से अधिक दिन होते हैं। यानी ये रहा कर्क रेखा। जब सूर्य यहाँ का, सूर्य नहीं जाता है, सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है, पर इमेजिनेशन के लिए मान लेते हैं। तो ये रहा कर्क, ये इक्वेटर, ये कर्क, फिर ऊपर के क्षेत्र जो है, तो ये रहा हमारा कर्क रेखा का क्षेत्र। तो जब सूर्य ऊपर यानी कर्क रेखा से जब ऊपर पड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ कर्क रेखा के ऊपर 12 घंटे से ज़्यादा के दिन, और जो पोल पे है वो 6 महीने तक इसीलिए दिन रहता है वो। ठीक, तो हमारा क्या है, 12 घंटे से अधिक का दिन होता है 21 जून या उत्तरी गोलार्ध में, जिसे हम समर सॉलिस्टिस यानी गर्म अयनांत बोलते हैं। पृथ्वी का झुकाव की बात करें तो अपने धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यही झुकाव ही ऋतुओं और दिन रात की असमानता का कारण है कि अगर झुकी हुई है तभी तो यहाँ सूर्य का लाइट ज़्यादा पड़ रहा है, तो नीचे कम पड़ रहा है, यानी इक्वेटर से नीचे मकर रेखा की ओर। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो धुरी की दिशा स्थिर रहती है, हमेशा पोलारिस तारे ही की ओर रहती है वो। ठीक है, अब अगर पृथ्वी की स्थिति देखें 21 जून को, तो 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है, हमने देख लिया, वो समर सॉलिस्टिस होता है। ठीक, अब इसको देख लेते हैं अक्षांशों के अनुसार दिन की लंबाई। यानी भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर लगभग 12 घंटे, कर्क रेखा पर 13 घंटे 30 मिनट, जैसे ही ऊपर जाते जाएंगे फिर 15 घंटे 40 डिग्री, फिर 60 डिग्री स्वीडन, ये कनाडा, ये सब में लगभग 18 घंटे, आर्कटिक वृत्त में लगभग 24 घंटे हो जाती है मिडनाइट सन में, और लास्ट में उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री पे 24 घंटे सूर्य का प्रकाश, यानी 6 महीने तक लगातार वो दिन रहता है वो। ठीक, तो दक्षिणी गोलार्ध में इसके अपोजिट हो जाता है। तो हमारा क्या था क्वेश्चन कि 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश या किन अक्षांशों पर सूर्य का प्रकाश 12 घंटे से ज़्यादा रहता है? तो एक तो हमारा हो गया आर्कटिक वृत्त उत्तरी ध्रुवीय, और एक हो गया कर्क रेखा। ठीक, तो हमारा 2 और 4 सही आंसर है, 2 और 4। ठीक, अगर हम एलिमिनेशन की इसमें बात करें तो ऑब्वियसली बात है मकर रेखा तो होगा नहीं सीधे, क्योंकि यहाँ 21 जून दो रहे थे, 21 जून को तो हमें इतना पता रहता है कि उत्तरी गोलार्ध में रहती है वो। तो अगर जैसे ही हम 3 काट दिए तो ये खत्म हो गया, और एक, अब कर्क रेखा तो हमें पता है कि कर्क रेखा में होगा, तो 2 जिसमें नहीं है वो काट दिए, तो अब 2 और 4, तो 12 घंटे से अधिक का समय बोल रहा है, तो 12 घंटे से अधिक तो क्या कर्क रेखा, और ये भी होगा, तो 2 और 4 हमारा डी आंसर है। ठीक, बाकी 16 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये डिटेल होती है पर हम इसके माध्यम से सारी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आप सभी अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।